नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड अवेयरनेस पे। तो जो भी बच्चे चंडीगढ़ पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो सीखना चाहते हैं जनरल नॉलेज, तो आपको पता है कि आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं 50 क्वेश्चन और एग्जाम काफ़ी पास में है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक क्रैश कोर्स टाइप सीरीज, और हम सिर्फ यहाँ पर वही टॉपिक कवर करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक्स दे रखे हैं। तो पढ़ने का तरीका क्या है हमारा, पहले हम एमसीक्यू कवर करते हैं, उसके बाद में एमसीक्यू से जुड़ी हुई जो बातें होती है वो सारी लिखने की बजाय मैं पीपीटी फॉर्म के अंदर लेके आता हूँ, या तो वो हैंड रिटन होती है या फिर टाइप की होती है। तो इससे हमारा टाइम समय बच जाता है और काफ़ी मेहनत के बाद में ये पीपीटी मैं तैयार करता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जो भी बच्चे आपको इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने यार प्यारे मित्रों के पास में, ताकि वो भी इस सीरीज का आनंद उठा सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यह क्लास नंबर 2 है। इससे पहले कल हमने क्लास नंबर 1 कंप्लीट कर ली है, उसके अंदर भी काफ़ी प्यार मिला, काफ़ी बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है वहाँ पर, और इस सीरीज को आप कंटिन्यू रखने वाले हैं टिल एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, ओजोन परत के संरक्षण यानी कि बचाव के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। तो दिवस से डे से क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। यहां पर ओजोन परत के बारे में पूछा है, ओजोन लेयर के बारे में पूछा है। बचाने का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो किस दिन मनाएंगे आप, 15 अगस्त को, 16 सितंबर को, 24 अगस्त को, या फिर 1 मई को। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर। ये है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में एक दिवस पक्का पूछा जाएगा। और आइए बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस बैठते हैं जो आपको पढ़ने हैं एग्जाम के लिए। तो इसके लिए मैंने आपको पीपीटी बनाई है हैंड रिटन, काफ़ी मेहनत के बाद ये पीपीटी बनी है। चीज़ों को मैंने कंबाइन किया है, जो जो इंपॉर्टेंट है, या फिर पीछे कुछ एग्जाम्स के अंदर 2023 में जितने एग्जाम हुए हैं, 22 में एग्जाम हुए, 21 में एग्जाम हुए, तो उनमें शिफ्टों में जहाँ जहाँ से दिवस से क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट दिवस बनते हैं वो सभी मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। तो आप डे मंथ वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी महीने के बारे में। तो जनवरी महीने में आपको पढ़ना है 9 जनवरी के बारे में। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो उनके लौटने की खुशी में क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। काफी इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है। उसके बाद में 10 जनवरी की बात करते हैं तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे की बात करते हैं तो 10 जनवरी को मनाते हैं। साथ में नोट करके लिखा है 14 सितंबर को, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय जहां पर भी दिखेगा मतलब हम भारत की बात कर रहे हैं, जहां पे राष्ट्रीय दिखे भारत की बात कर रहे हैं, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय दिखे मतलब हम पूरे वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं। तो आप यहां पर 2 चीजें देख सकते हो, अगर विश्व लिखा है तो पूरे विश्व का हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं, जबकि भारत की बात करते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं। दोनों को कंपैरिजन करके आपको पढ़ना पड़ेगा, 10 जनवरी और 14 सितंबर को। 12 जनवरी की बात करते हैं तो इस दिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं, ये भी आपको याद करना है। और युवा के अंदर बात करते हैं तो ये जो यह है ये कुछ 2 की शेप में बनता है। या क्या बनता है, 2 की शेप में बनता है। जनवरी माह आपको याद रहता है, और यहां पर भी क्या है 12 जनवरी में जो 2 है ये क्या बनेगा, 2 की शेप में बनता है। तो यहां से आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। युवा के अंदर यह भी 2 की शेप में बनता है और इधर क्या है 12 जनवरी है। तो इस तरीके से कंपैरिजन करके आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में ये तो है राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर पूछे आपसे कि बताइए कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस हम किस दिन मनाते हैं, तो वो रहेगा 12 अगस्त। दोनों की डेट क्या है, सेम है। दोनों की डेट क्या है, सेम है। राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 तारीख को, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 तारीख को मनाया जाता है। फर्क क्या है, सिर्फ मंथ का फर्क है। ये जनवरी महीने के अंदर है, जबकि अंतरराष्ट्रीय की बात करते हैं तो अगस्त के महीने में मनाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं तो अगला जो हमारे पास में दिवस आता है वो कौन सा है, 15 जनवरी। ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 15 जनवरी को हम कौन कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 15 जनवरी को हम थल सेना दिवस मनाते हैं। थल सेना दिवस है। और ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि भाई देखो, जो सेनाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक थल सेना होती है, एक वायु सेना होती है और एक नौसेना होती है। तो तीनों को हम इकट्ठा पढ़ लेंगे। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, यानी कि हम भूमि की जो सेना होती है, जो स्थल पर रहकर, जमीन पर रहकर जो देश की रक्षा करती है, बॉर्डर पर रहकर जो देश की रक्षा करती है, उसका बात थल सेना बोलते हैं। उसके बाद में वायु सेना की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो हवा में मार करती है वो वायु सेना होती है, और नौ सेना ये कहाँ पर रहती है, पानी के अंदर रहती है। तो इनका दिवस आपको इकट्ठा पढ़ना है। इकट्ठा कैसे याद कर लोगे, अपने को पता है कि पहले व्यक्ति कहाँ होता है, थल पे होता है, थल के बाद में वो हवा में उड़ता है, और हवा में उड़ने के बाद में क्या बोलते हैं कि वो
पानी के अंदर गिरता है जाके। बोलते हैं ना कि भाई ज्यादा हवा में मत उड़, नहीं तो तू डूब जाएगा। बोलते हैं ना कि ज्यादा हवा में मत उड़, नहीं तो तू डूब जाएगा। और डूबते कहाँ हमेशा पानी के अंदर डूबते हैं। तो थल से गया वायु के अंदर, वायु के अंदर उड़ रहा है तो कहाँ डूब जाएगा? पानी के अंदर डूब जाएगा। थल, वायु और पानी। यहां पर क्या लिखा है? थल, वायु और पानी लिखा है, नौसेना लिखा है। इसको आपको उल्टा याद करना है। कैसे याद कर लोगे? पहला नौसेना है 4 दिसंबर को, उसके बाद में 4 का डबल कर दो। वायुसेना है 8 अक्टूबर को, और 8 और 4 कितने होते हैं सर? 12 होते हैं। 8 और 4 कितने होते हैं सर? 12 होते हैं। और 12 के बाद में कुल सेनाएं कितनी है सर? 3 है। तो 12 और 3 कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। 12 और 3 कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, 15 जनवरी को मनाते हैं अपन थल सेना दिवस। 8 और 4 12, और टोटल सेना या 3, 12 और 3 15 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 और 15, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। उसके बाद में ये भी इंपॉर्टेंट है 24 जनवरी। 24 जनवरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस इस दिन हम मनाया करते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। 25 जनवरी की बात करते हैं तो इस दिन क्या होता है कि हमारे देश का जो भारत का निर्वाचन आयोग है, भारत का इलेक्शन कमीशन है, उसका गठन किया जाता है कब? 25 जनवरी को। इसी कारण से हम 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाया करते हैं। आपको कमेंट ये करना है कि वोट डालने की वर्तमान में आयु क्या है? वोट डालने की वर्तमान में आयु कितनी है, ये आपको कमेंट करना है, बताना है। उसके बाद में 26 जनवरी की बात करते हैं तो ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि गणतंत्र दिवस इस दिन हम मनाते हैं। 2023 के गणतंत्र दिवस की बात करते हैं तो 2023 को जब गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसकी परेड के अंदर बात करते हैं तो मिस्र के राष्ट्रपति जो हैं, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, ये क्या थे? मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। उसके बाद में बात करते हैं तो हमारा 2023 का जो गणतंत्र दिवस था, उसके अंदर बेस्ट झांकी का अवार्ड मिलता है उत्तराखंड को मिलता है। और 4 साल के लिए भर्ती के जो अग्निवीर भर्ती किए गए हैं, और अग्निवीरों ने भी पहली बार ही 2023 के गणतंत्र दिवस के अंदर क्या किया था? भाग लिया था। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है वो कहाँ पर होती है? कर्तव्य पथ के ऊपर होती है। गणतंत्र दिवस की परेड कर्तव्य पथ के ऊपर होती है, ये भी आपको याद करना है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें तो आपको लास्ट पढ़ना क्या है? 30 जनवरी के बारे में। और 30 जनवरी के बारे में आप जानते हो, शहीद दिवस इस दिन हम मनाते हैं, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को क्या होता है? भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी, परम पूज्य महात्मा गांधी, तो एक व्यक्ति नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। वो तारीख क्या थी? 30 जनवरी 1948 थी, 1948 थी। ठीक है, तो इस कारण से इस दिन आप शहीद दिवस मनाते हैं। एक शहीदी दिवस और भी होता है, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो जनवरी के अंदर जितने मैंने आपके लिखे हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीक्वेंस से पढ़ते हो, बारी बारी पढ़ते हो, तो चीजें आपको याद हो जाएगी, दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं वैसे। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, अगला मंथ के बारे में पढ़ते हैं, फरवरी महीना। अब फरवरी महीने के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वेसव आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि वेसव आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेसव आर्द्र भूमि दिवस हम कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। याद कैसे कर लोगे? यहां पर लिखा है आर्द्र भूमि यानी कि आधा, आर्द्र भूमि लिखा है। आर्द्र में आधे से कि हमें जब भी बोल रहे हैं आप तो हमारे मुंह से निकल रहा है आधा, आर्द्र में आधा निकल रहा है। और आधा कब बनता है? जब किसी भी चीज को आप 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे 4 है, ये आधा कब बनेगा? जिस आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 8 का आधा कब बनेगा? जब इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, आर्द्र भूमि मतलब आधा करना है, और आधा करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है। कब मनाएंगे? 2 फरवरी को हम मनाया करते हैं। विश्व कैंसर दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। कैंसर दिवस हम कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाया करते हैं। प्रत्येक वर्ष कैंसर दिवस 4 फरवरी को। 4 लोगों को क्या हो जाती है? कैंसर हो जाती है। 4 लोगों को क्या हो जाती है? कैंसर हो जाती है। तो कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर सरोजनी नायडू जयंती की बात करते हैं तो 13 फरवरी को मनाई जाती है। राष्ट्रीय महिला दिवस भी कई बार पूछता है, नहीं तो सरोजनी नायडू जयंती के बारे में कई बार पूछता है। कब मनाएंगे? 13 फरवरी को हम मनाया करते हैं। अच्छा, सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो ये क्या थी? प्रथम राज्यपाल, भारत की प्रथम राज्यपाल थी ये। भारत के किसी भी राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और राज्यपाल किस राज्य की बनती है? तो यूपी की, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनती है सरोजिनी नायडू। ये चीजें आपको यहां से याद करनी है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, देखो राष्ट्रीय महिला दिवस आपने पढ़ा कब? 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जहां पर मैं जिस पे स्टार मार्क कर रहा हूं वो सारे आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। आर्द्र भूमि इंपॉर्टेंट है, कैंसर भी पूछ लेता है, ये भी पूछता है। ठीक है, लास्ट में देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साइंस डे की बात करते हैं, या फिर सीवी रमन जयंती। यहां पर जयंती तो गलत लिखा है क्योंकि इस दिन जन्म नहीं हुआ था सीवी रमन का, इसको थोड़ा सा आपको ठीक करना पड़ेगा। जयंती नहीं थी इस दिन,
एक्चुअली में 28 फरवरी की बात करते हैं तो एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है ये, बार बार पूछे जाने वाला एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करते हैं, 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, यानी कि फरवरी माह के आखिरी दिन हम क्या बनाते हैं, विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि सीवी रमन की बात करते हैं। ये क्या थे? एक वैज्ञानिक थे, ये एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और इनके द्वारा ही बात करते हैं तो 28 फरवरी 1928 को 28 फरवरी 1928 को फिजिक्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी खोज की गई। इनके द्वारा एक रमन प्रभाव दिया गया। क्या दिया गया? रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव दिया गया। फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर आप इस प्रभाव को पढ़ते हैं तो 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव दिया गया। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को आप क्या बनाते हैं? रमन क्या बनाते हैं आप? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम मनाया करते हैं। उसके अलावा बात करते हैं तो सीवी रमन व्यक्ति है, तो आपसे कई बार ना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिलता है? तो प्रथम भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन थे, जिनको 1930 के अंदर मिलता है नोबेल प्राइज। किस क्षेत्र में मिलता है? भौतिकी के क्षेत्र में मिलता है, यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। कब दिया जाता है? 1930 के अंदर। कब देते हैं? 1930 में, क्योंकि 1928 के अंदर तो इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और अपनी इस उत्कृष्टता के लिए इनको 2 साल के बाद 1930 के अंदर क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार मिलता है। ठीक है, आपको एग्जाम कमेंट करके बताना है कि नोबेल पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब से होती है, नोबेल प्राइज की शुरुआत किस वर्ष से होती है, ये आपको कमेंट करना है, कमेंट करके मेरे को बताना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मार्च के बारे में पढ़ लेते हैं। मार्च की बात करते हैं तो इसके अंदर पहला है विश्व वन्य जीव दिवस। देखो, अब जो सरकार है वर्तमान में, मोदी सरकार है, तो काफी फोकस कर रही है वन्य जीव संरक्षण के ऊपर। वन्य जीव को बचाना है, यानी कि वनों के अंदर जो जीव रहते हैं उनको बचाना है। तो उनको बचाने के लिए विश्व वन्य जीव दिवस की बात करते हैं। कब मनाते हैं आप? 3 मार्च को मनाते हैं। कब मनाएंगे? 3 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये आपने पहले ही पढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाएंगे आप 8 मार्च को मनाया करते हैं। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा आपने? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। जितने भी मैंने नोट करके लिखे हैं आपको साथ के साथ में दोनों को रिलेट करके पढ़ना है। राष्ट्रीय पूछे तो पहले आएगा 13 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो बाद में आएगा 8 मार्च को। 13 फरवरी 8 मार्च दोनों को आपको साथ साथ पढ़ना है। 13 फरवरी 8 मार्च, 13 फरवरी 8 मार्च, 13 फरवरी और 8 मार्च को। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेट करके चीज़ों को पढ़ते हैं तो आसानी से चीज़ें आपको याद हो जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करते हैं, कंज्यूमर राइट्स डे की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, 15 मार्च को मनाते हैं। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करते हैं तो 24 दिसंबर को आप मनाया करते हैं। ठीक है, तो 15 मार्च 24 दिसंबर दोनों को आपको साथ पढ़ना है, याद करना है, इकट्ठा याद करना है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, यदि उपभोक्ता के कंज्यूमर के राइट्स की बात करते हैं तो इनके राइट्स की बात 15 मार्च को करते हैं, और उपभोक्ता दिवस की बात करते हैं, कंज्यूमर डे की बात करते हैं तो 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है। इसको आपको याद करना है। विश्व जल दिवस है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस साथियों इंपॉर्टेंट है ये। 22 मार्च को मनाते हैं हम, क्या? जल दिवस मनाते हैं। और जल कहां पर होता है सर? पृथ्वी पर होता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? ठीक इसके 1 महीने के बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो जल दिवस और पृथ्वी दिवस दोनों को आपको साथ साथ पढ़ना है। पहले आप जल की बात करेंगे, और जल कहां पर है सर? पृथ्वी के ऊपर है। जल कहां पर है? पृथ्वी पर है। तो पहले आप जल के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, क्योंकि जल कहां पाया जाता है सर? पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है। तो जल की बात करते हैं आप कब? 22 मार्च को करते हैं, जबकि ठीक इसके 1 महीने के बाद आप पृथ्वी दिवस की बात करते हैं। तो 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में देखिए, एक तो आपने पढ़ा कि 30 जनवरी को जिस दिन महात्मा गांधी को उनका असैसिनेशन किया गया था, तो उस दिन आप शहीद दिवस मनाते हैं। एक आपको याद करना कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनका शहीदी दिवस हम कब मनाते हैं? 23 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में 1931 के अंदर तीनों को 23 मार्च के दिन फांसी पर चढ़ाया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये शहीद हुए थे, तो इस कारण से शहीदी दिवस मनाया करते हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब कि हमारे बात करते हैं तो अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए भारत के लोगों के द्वारा या फिर भारत के सैनिकों के द्वारा, जो भी आपके स्वतंत्रता सेनानी हुई है, उनके द्वारा एक राष्ट्रवादी आंदोलन को चलाया गया। उसी के तहत ये 3 व्यक्ति उन्होंने भी काम किया। भगत सिंह का नाम बार बार सुनते हैं, बहुत मतलब कि वीर थे, बहुत छोटी सी उम्र के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया था। तो अंग्रेजी सरकार से छुटकारा दिलाने के लिए या फिर अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए इन लोगों ने काम किया था देश के अंदर। लेकिन बाद में पकड़े जाने के बाद में 23 मार्च 1931 को इनको फांसी पर चढ़ाया जाता है। तो उस दिन ये शहीद हो जाते हैं, शहीदी दिवस आप मनाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो निशान में लगवा रहा हूँ, सिर्फ आपको वही चीज़ें पढ़नी है, वही चीज़ें क्या है? इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए अप्रैल
बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि सर एक दिन हमें डे करवा दो, तो उसके उनके डिमांड के ऊपर ही मैं सारे के सारे डे लेके आया हूँ जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। अप्रैल की बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको आप कैसे याद करोगे? अपने को पता है कि सर हम काम कब कर पाएंगे? सर हम काम तब कर पाएंगे जब हफ्ते के सातों दिन हमारा स्वास्थ्य क्या होगा? अच्छा होगा। जब हफ्ते के सातों दिन हमारा स्वास्थ्य, हमारा हेल्थ अच्छा होगा, तभी हम काम कर पाएंगे। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो विश्व स्वास्थ्य दिवस, हेल्थ डे हम कब बनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं, आपको याद करना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती, अब इनको तो कौन नहीं जानता, भारत के संविधान के निर्माता है, संविधान के जनक व जननी है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। 1990 के अंदर इनको भारत रत्न पुरस्कार मिलता है। इनका जयंती कब आती है? जन्म दिवस कब आता है? 14 अप्रैल को आता है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश के अंदर होता है, और मध्य प्रदेश में भी महू जिले के अंदर होता है। महू मध्य प्रदेश के अंदर, MP के अंदर क्या होता है भाई? जन्म होता है। किसका जन्म होता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म होता है। महार जाति से बिलोंग करते थे। 1990 के अंदर इनको भारत रत्न मिलता है। संविधान के निर्माता है, संविधान के जनक जननी है, और संविधान की जो प्रारूप समिति थी, संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति थी, उसके ये अध्यक्ष रहे थे। प्रारूप समिति में कुल मिला के 7 लोग थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उसके बाद में जब भी सीजन आता है, हम कटाई का सीजन बोलते हैं, गर्मियां स्टार्ट होती हैं, तो बोलते हैं कि पंजाब के अंदर ना कटाई स्टार्ट करते हैं बैसाखी के दिन। तो ये बैसाखी का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं कि बैसाखी का त्यौहार हम कहाँ मनाते हैं? पंजाब के अंदर मनाया जाता है। उसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं, तो बैसाखी के दिन ही जलियांवाला बाग के अंदर भारत के लोग इकट्ठे हुए थे, और तब जाके अंग्रेज का बात करते तो एक अंग्रेजी लीडर था जनरल डायर, उसके द्वारा उस बाग के अंदर जितने लोग उपस्थित थे, सभा कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी जाती है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी, नरसंहार भी इसको आप कह सकते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछता है। 13 अप्रैल को ये चीजें घटना घटी थी। ठीक है, तो बैसाखी भी आता है 13 अप्रैल को, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 13 अप्रैल को हुआ था, और सन क्या था? 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटा था। ठीक है, गोलियां किसने चलवाई? एक व्यक्ति था जिसको बोलते हैं जनरल डायर। बाद में उधम सिंह पंजाब से जाकर जनरल डायर के ब्रिटेन के अंदर हत्या कर दी गई थी। वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस की बात करते हैं, 18 अप्रैल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करना आपको। पृथ्वी दिवस तो हम पढ़ चुके हैं 22 अप्रैल को, और ठीक इससे 1 महीने पहले विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। ठीक है, तो 22 मार्च को जल दिवस, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस की बात करते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और 24 अप्रैल डेट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं आप? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपको कमेंट करना है कि एक कथन है कि भारत जो है वो गांव में बसता है। एक कथन है भारत ग्राम में या फिर गांव में बसता है, ये कथन किस व्यक्ति का है? भारत गांव में बसता है, ये कथन किस व्यक्ति का है? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मई का महीना है। इस दिन सबसे पहले ही दिन मई के महीने में हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व श्रमिक दिवस। विश्व श्रमिक दिवस यानी कि वर्ल्ड लेबर डे मनाया करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं, या फिर ऊर्जा दिवस की बात करते हैं, एनर्जी डे की बात करते हैं, क्योंकि जो लोग प्रेस में काम करते हैं वो क्या है? काफी ऊर्जावान होते हैं। जो लोग प्रेस में काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, वो काफी ऊर्जावान होते हैं, या फिर उन्हें ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये डे कब मनाते हैं आप? ये डे मनाया करते हैं आप 3 मई को। क्या मनाते हैं? 3 मई को आप मनाया करते हैं, ये भी आपको याद करना है। ऊर्जा डे में आप देख सकते हो यहाँ पर ऊर्जा के अंदर यहाँ पर सेब कौन सी बन रही है? 3 की बन रही है। किसकी बन रही है? 3 की बन रही है, तो आप याद कर सकते हो 3 मई को मनाया करते हैं। उसके बाद में विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस की बात करते हैं तो 8 मई को हम विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद करना आपको, स्टार मार्क कर ले उसको भी, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगर मैं रेड को क्रॉस कर दूं तो क्रॉस कुछ इस प्रकार से किया जाता है, ये रेड ही है, मार्कर भी ठीक है, रेड ही चल रहा है। तो रेड को यदि मैं क्रॉस कर दूं, इस तरीके से क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे मिला दिया, नीचे से इसको ऐसे मिला दिया, तो क्या बन गया? 8 बन गया। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी दिवस की बात करते हैं तो 11 मई को टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाते हैं? 21 मई को मनाते हैं। आतंकवाद की बात करते हैं तो 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। आतंकवाद से छुटकारा पाना है, ये डे कब मनाते हैं आप? 21 मई को मनाते हैं। तो कुछ इस प्रकार आप याद कर सकते हो, यहाँ इसको 2 बना लो, यहाँ पर क्या है? 1 है, 21 मई बन जाएगा। क्योंकि आतंकवाद की बात करते हैं तो एक बार दोबारा से आप यहाँ से देख सकते हो हमने कैसे काम किया। सर हमने ऐसे काम किया, इस ए को हमने 2 बना दिया इस तरीके से, और लास्ट में क्या है? 1 है। तो 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस 4 मई को, लेस इंपॉर्टेंट है, याद नहीं करना आपको। उसके अलावा जैव विविधता दिवस की बात करते हैं तो सरकार काफी फोकस कर रही है जैव विविधता पे, बायोडाइवर्सिटी पे। 22 मई को वर्ल्ड क्या करते हैं आप?
बायोडाइवर्सिटी डे मनाया करते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है। तम्बाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया करते हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लेना। 31 मई को तम्बाकू निषेध दिवस आप मनाया करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून का महीना है, गर्मी के दिन है, और गर्मी के दिन आपको पता है कि भैंस क्या होती है, दूध देना कम कर देती है। तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं आप? 1 जून को मनाया करते हैं। ठीक है, गर्मी के टाइम पे भैंस या फिर गाय है वो दूध देना कम कर देती है। तो जून का महीना किससे संबंधित है? दूध से ही संबंधित है। तो विश्व दुग्ध दिवस हम कब बनाते हैं? 1 जून को मनाते हैं। जून के फर्स्ट डे को हम मनाया करते हैं। उससे पीछे हमने क्या पढ़ा? सर हमने ये पढ़ा कि मई के फर्स्ट डे को 1 मई को हम विश्व श्रमिक दिवस यानी कि वर्ल्ड लेबर डे बनाते हैं। ठीक है, तो दूध निकालने का काम बेसिकली कौन करता है? हमारे घर के ऊपर तो हमारी माताएं करती हैं, लेकिन जहाँ पर डेयरी वगैरह होती है, आपने देखा होगा कि जहाँ पर डेयरी वगैरह होती है वहाँ पे दूध कौन निकालता है? कुछ लोग रखे होते हैं, कुछ श्रमिक, कुछ लेबर वाले रखे होते हैं। ठीक है, तो 1 मई लेबर से संबंधित है, और 1 जून की बात करते हैं तो दूध से संबंधित है, यानी कि मिल्क से संबंधित है। ठीक है, तो 1 मई की बात करते हैं। श्रमिक क्या करता है? दूध निकालता है। कब निकालता है? ठीक 1 महीने के बाद में। कब निकालता है? 1 जून को दूध निकालता है। ये आपको याद करना है। यहाँ से ट्रिक आप खुद भी बना सकते हो, कैसे भी आप कीवर्ड निकाल लो, आपके खुद के बनते हैं खुद कर लो, मेरे वाले समझ में आते तो ये वाले कर लो, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, इसको तो आप जितने स्टार मार्क करो वो भी क्या हो जाएंगे? कम पड़ जाएंगे, जितने स्टार मार्क करो। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो एनवायरमेंट डे कब मनाते हैं? 5 जून को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। ठीक है, याद कैसे कर लोगे? पर्यावरण के अंदर देखो, पै रे या वै रे ण, यहाँ पर 5 बनते हैं ना। अब पढ़ते इसको तो 5 बनते हैं। इंग्लिश में इसको अपन लेटर कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो पर्यावरण के अंदर यहाँ पे पैर या वै रे ण 5 बनते हैं, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और वैसे भी पैसे पर्यावरण और पैसे 5 हो जाएगा, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया करते हैं। उसके बाद में विश्व बाल श्रम निरोधक दिवस है। आर्टिकल नंबर संविधान का याद करो दोस्तों, हमने आर्टिकल नंबर 24 पढ़ा, और आर्टिकल नंबर 24 में क्या लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक काम नहीं करवाया जाएगा। ये आपका पढ़ा है। तो बाल श्रम जो होती है कि बच्चों से लेबर काम नहीं करवाया जाएगा, बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा, इसके ऊपर निरोध की बात करता है, निरोधक की बात करता है, प्रतिबंध की बात करता है। तो ये डे हम कब बनाते हैं? 12 जून को हम मनाया करते हैं। और कितने साल से कम आयु के बच्चे? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे। तो 14 के आसपास क्या है? 12 जून है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। 14 - 2 क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। 14 - 2 क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो आर्टिकल नंबर 24 में बोला गया कि बाल श्रम पर प्रतिबंध, यानी कि छोटे बच्चों से आप क्या नहीं करोगे? काम वगैरह नहीं करवाओगे। और बाल श्रम को रोकना है, प्रतिबंध करना है। तो कितने बाल श्रम में कौन आता है? बच्चे कौन से आते हैं? 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे आते हैं। तो 14 के बिल्कुल पास में क्या है? 12 जून है। ठीक है, 14 - 2 कर लो, 12 जून। 14 - 2 12 जून को, 14 - 2 12 जून को। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। रक्तदाता ब्लड डोनेट करने वाले की बात करते हैं 14 जून को। लेस इंपॉर्टेंट है, याद नहीं करना है। वर्ल्ड शरणार्थी दिवस यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? आप 20 जून को मनाते हैं, इसको आपको याद करना है। ठीक है, शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाते हैं, लेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये आपसे पूछ लेगा। ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये किस दिन मनाते हैं? 21 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2014 से हम कंटिन्यूसली बनाते आ रहे हैं। ठीक है, तो योग दिवस आपको याद करना है। कमेंट में आपको करना है कि वर्तमान अब 2023 के अंदर जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूएसए के अंदर अमेरिका में गए हुए थे, तो वहां पर उन्होंने योग दिवस को मनाया है 21 जून को। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी कहां पर थे? अमेरिका के अंदर थे। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए 2023 में जब योग दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या है? थीम आपसे पूछेगा, ये आपको कमेंट करके बतानी है। ठीक है, जितनी बातें कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ इसका जवाब मैं बाद में कमेंट के अंदर कर दूंगा, तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वैसे आपके अगर नॉलेज आप पढ़ते हो लगातार, तो आपके नॉलेज के हिसाब से आप बताओ कि किस दिन क्या चीज़ें जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उसका जवाब आपको करना है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और किसकी खुशी में भाई? पीसी महालनोबिस एक बहुत बड़े विद्वान थे, एक सांख्यिकी थे, यानी कि स्टैटिस्टिक्स की सांख्यिकी के बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञाता थे। तो इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 29 जून को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। भारत के अंदर कुल बना के 12 पंचवर्षीय योजना बनी थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक पंचवर्षीय योजना कौन सी थी आपकी? एक पंचवर्षीय योजना थी आपकी दूसरी सेकंड वाली। तो सेकंड वाली का मॉडल कई बार पूछता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पे बेस्ड था? ये पीसी महालनोबिस के ऊपर बेस्ड था, ये आपको यहाँ से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून के बाद में जुलाई पढ़ेंगे। जुलाई के अंदर आपको पढ़ा है कि एसबीआई की स्थापना दिवस या फिर चिकित्सक डे 1 जुलाई को हम मनाते हैं। ठीक है, हमने पहले क्या किया? 1 मई को हमने मनाया लेबर डे। लेबर काम क्या करता है? दूध को निकालने का काम करता है। ठीक है, डेयरी की बात कर रहा हूं मैं।
तो लेबर काम करे दूध को निकालने का, वो हमने बनाया 1 जून को। और दूध निकाल के हम जब बेचेंगे उसको तो फिर उसके बाद में पैसे आएंगे और पैसा हम जमा कहाँ करवाएंगे, बैंक के अंदर करवाएंगे। तो बैंक कौन सा है, एसबीआई बैंक है। एसबीआई का स्थापना दिवस 1 जुलाई को, 1 मई पड़ा, 1 जून पड़ा, अब 1 जुलाई को पढ़ दो। एसबीआई का पुराना नाम की बात करते हैं तो ये था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 की बात करते हैं, 1 जुलाई 1955 की बात करते हैं तो यहां पर एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की जाती है। चिकित्सक दिवस की बात करते हैं, ये भी अपन इसी दिन मनाया करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस, भाई साहब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। विश्व जनसंख्या दिवस, इस पे काफी फोकस करती है सरकार। तो अभी तो वर्तमान में बात करते हैं तो भारत की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया में सबसे अधिक है। हमने चाइना को क्रॉस कर दिया इसी साल जनवरी के महीने के अंदर। तो ये बनाते हैं अपन 11 जुलाई को। कब मनाते हैं, 11 जुलाई को अपन विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाएंगे अपन, 11 जुलाई को मनाया करते हैं। बार बार पढ़ोगे तो याद आपको हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि की बात करते हैं तो ये 4 जुलाई को है। कभी कभार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है तो मैंने इसके लिए यहाँ पर इसको इंक्लूड कर दिया। हाँ भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं। कारगिल का युद्ध कब हुआ था सर, कारगिल का युद्ध 1999 के अंदर हुआ था और भारत की तरफ से कारगिल के युद्ध के अंदर जो ऑपरेशन चलाया गया था उसको बोला गया ऑपरेशन विजय। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछता है कि कारगिल के युद्ध में भारत की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया उसको क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। कारगिल का युद्ध कब होता है, 1999 के अंदर होता है। और कारगिल स्मृति दिवस की बात करते हैं 26 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस लेस इंपॉर्टेंट है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगस्त की बात करें तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बात करते हैं 7 अगस्त को मनाया करते हैं। विश्व हथकरघा दिवस, विश्व हथकरघा दिवस को मनाएंगे अपन, 7 अगस्त को मनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करते हैं 12 अगस्त को मनाई जाती है। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करते हैं तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय है वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, युवा दिवस की बात करेंगे तो कब मनाएंगे अपन, 12 को मनाएंगे। 12 जनवरी को अपन राष्ट्रीय बनाते हैं और 12 अगस्त को अपन अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं। क्योंकि युवा के अंदर अपन ने पढ़ा क्या, युवा में यू से बनता है क्या, 2 बनता है और 2 यहाँ पर भी है, 12 को। ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। हॉकी के जादूगर इनका उपनाम है। हॉकी के जादूगर का इनका क्या रहेगा, उपनाम रहेगा। तो 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद करना है। उसके बाद में सितंबर का महीना, सितंबर के महीने में शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन दोनों में फर्क है, शिक्षक दिवस में और शिक्षा दिवस के अंदर। शिक्षा मतलब कि एजुकेशन डे कब मनाते हैं, 11 नवंबर को हम एजुकेशन डे मनाया करते हैं। ठीक है, दोनों में फर्क है। अगर बात करते हैं पास शिक्षक दिवस की तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत बड़े शिक्षक थे, विद्वान थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम क्या बनाते हैं, हम मनाया करते हैं शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे बनाते हैं। यदि बात करें शिक्षा दिवस तो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो इनके उपलक्ष्य में, अबुल कलाम आजाद थे, इनके उपलक्ष्य में हम क्या बनाते हैं, ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे यानी कि शिक्षा दिवस मनाया करते हैं 11 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करते हैं, लिटरेसी डे की बात करते हैं 8 सितंबर को बनाते हैं। तो शिक्षा की बात करें, देखो यहाँ पर अपन शिक्षक दिवस की बात की 5 सितंबर को मनाते हैं अपन, शिक्षा दिवस की बात की अपन 11 नवंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता यानी कि लिटरेसी डे की बात करते हैं तो वो 8 सितंबर को अपन मनाया करते हैं। हिंदी दिवस, यहाँ पर भी शिक्षा की बात आती है। हिंदी दिवस अपन 14 सितंबर को बनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा कब मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं। तो अभी तक क्या है, अभी तक सारी शिक्षा की बात कर रहे हैं। से शिक्षा हो जाएगा और से क्या हो जाएगा, सितंबर का महीना हो जाएगा। से शिक्षा, से सितंबर का महीना यहाँ पर हो जाएगा। तो अपन सभी शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा दिवस की बात की 5 सितंबर को, शिक्षा दिवस की बात की 11 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता लिटरेसी डे की बात करी 8 सितंबर को, हिंदी दिवस की बात की अपन ने 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस की बात की अपन ने 10 जनवरी को। इंजीनियर्स डे की बात करते हैं, एम विश्वेश्वरैया का नाम आपने सुना होगा। भारत में आर्थिक नियोजन लाने का श्रेय इनको दिया जाता है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की बात करते हैं तो इंजीनियर भी क्या होता है भैया, जो शिक्षित होता है वही क्या बनता है, इंजीनियर बनता है। ठीक है। 15 सितंबर को हम इंजीनियर्स डे या फिर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से याद करना है। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन था वो आ चुका है। हमने क्या पढ़ा सर, आपने हमें बताया था ओजोन लेयर के बारे में। हमने क्या पढ़ा, पहले ओजोन लेयर के बारे में हमने पढ़ा था कि ओजोन लेयर संरक्षण दिवस हम कब मनाते हैं, 16 सितंबर को अपन ओजोन लेयर संरक्षण दिवस मनाया करते हैं। विश्व शांति दिवस की बात करते हैं 21 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, विश्व हृदय दिवस की बात करते हैं तो 29 सितंबर को अपन मनाया करते हैं। तो इन
चारों चीजों को अपने को सीक्वेंस के अंदर पढ़ना है। पहले ओजोन की बात करेंगे, ओजोन लेयर को बचाना है। कब बचाएंगे आप? 16 सितंबर को बचाएंगे। कौन बचाएगा? इंजीनियर बचाएगा। तो इंजीनियर भाई साहब को काम सौंपा गया कि भाई साहब देख, तेरे को ओजोन लेयर को बचाना है। तो इंजीनियर डे बनाते हैं 15 सितंबर को। इंजीनियर को काम क्या सौंपा गया? ओजोन लेयर को बचाना है, तो इसको बनाते हैं अपन 16 सितंबर को। ओजोन लेयर बच गई तो फिर क्या होगा? फिर विश्व के अंदर शांति स्थापित हो जाएगी। ठीक है, विश्व के अंदर शांति स्थापित हो जाएगी क्योंकि लोग कैंसर से कम प्रभावित होंगे। तो शांति की स्थापित कब होगी? 21 सितंबर को हो जाएगी। ठीक है, फिर लोग बाहर भी घूम सकेंगे। सिंपल सी बात है, अगर ओजोन लेयर का खतरा ना हो भारतीयों को तो क्या करेंगे? आराम से शांति का माहौल बनेगा नीचे, और फिर वो बाहर कहीं भी घूम सकते हैं। उन्हें फिर सूर्य की धूप का कोई खतरा नहीं होगा। तो फिर बाद में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर को मनाते हैं। और फिर ना उनको हृदय का रोग होगा तो हृदय दिवस कब मनाते हैं? 29 सितंबर को मनाते हैं। तो इन चीजों को आपको सीक्वेंस के अंदर पढ़ना है। कैसे? इंजीनियर भाई साहब है, उस इंजीनियर भाई साहब को काम क्या सौंपा गया कि भाई तेरे को क्या करना है? तेरे को ओजोन लेयर को बचाना है। उसने ओजोन लेयर को बचाया तो विश्व के अंदर शांति का माहौल बैठ गया कि अब पैरामैग्नेटिक किरणें सूर्य से नहीं आएगी और कैंसर से लोग प्रभावित नहीं होंगे। तो शांति का माहौल बन गया। अगर ओजोन लेयर को बचा लिया तो उसके बाद में लोग बाहर घूम सकते हैं, मतलब पर्यटन के ऊपर जा सकते हैं, पर्यटन के लिए जा सकते हैं। और पर्यटन के लिए जाएंगे तो फिर बाद में जाके उनका, लोगों का हृदय भी खराब नहीं होगा, हार्ट भी खराब नहीं होगा। 29 सितंबर को इसको आपको सीक्वेंस में याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर की बात करते हैं। राष्ट्रीय पेंशन दिवस लेस इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर को मनाते हैं। वन्य जीव सप्ताह, ये आपसे पूछ सकता है। वन्य जीव सप्ताह आपसे पूछ सकता है कब मनाते हैं? 2 से 8 अक्टूबर के बीच में आप मनाते हैं। वायुसेना के बारे में हम पढ़ चुके हैं 8 अक्टूबर को। पोलियो दिवस लेस इंपॉर्टेंट है, 24 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करते हैं, 31 अक्टूबर को आप एकता दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसको आपको याद करना है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को आप मनाया करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए नवंबर की बात करते हैं। शिक्षा दिवस हम पढ़ चुके हैं पहले 11 नवंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को आप शिक्षक दिवस मनाया करते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। डायबिटीज आप पढ़ सकते हो, डायबिटीज डे कब मनाते हैं? बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को आप मनाते हैं। चाचा नेहरू आपने सुना होगा। संविधान दिवस, कानून दिवस की बात करते हैं 26 नवंबर को, क्योंकि हमारा संविधान बनता है, देश का संविधान बनता है 1946 से 1949 के बीच में। तो 1949 की बात करते हैं, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था। इस कारण इस दिन संविधान दिवस आप मनाया करते हैं। उसके बाद में दिसंबर का महीना इंपॉर्टेंट है। एड्स डे पूछता है, बीएसएफ की स्थापना दिवस पूछता है। 1 दिसंबर को बीएसएफ की स्थापना हुई थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना होती है, बनाते हैं आप। एड्स डे की बात करते हैं, 1 दिसंबर को आप मनाते हैं। एड्स के अंदर देखिए यहाँ पर लिखा है 1, ये क्या लिखा है? 1 लिखा है एड्स के अंदर, और ये क्या लिखा है? डी से बन जाएगा दिसंबर, आई से बन जाएगा 1, तो 1 दिसंबर को आप एड्स डे बनाया करते हैं। नौसेना दिवस आप पहले पढ़ चुके हैं 4 सितंबर को। अगर बात करें आप वायुसेना की, तो वायुसेना पे आप थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, कब? 8 अक्टूबर को। अगर बात करते हैं आप थल सेना की, किसकी बात करते हैं? थल सेना की बात करते हैं तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, यहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं। सार्क की बात करते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, इसको दक्सिस के नाम से भी आप जानते हैं। इसका स्थापना दिवस 8 दिसंबर को मनाते हैं। अगर इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है, तो इसी चैनल के ऊपर, वर्ल्ड अवेयरनेस चैनल के ऊपर एक करंट अफेयर की क्लास मैंने डाली थी आज से 4-5 दिन पहले, तो उसके अंदर अपने विस्तार से सड़क के बारे में बात की थी, इसको आप जाके पढ़ सकते हो। ह्यूमन राइट्स डे की बात करते हैं, 10 दिसंबर को आप ह्यूमन राइट्स डे मनाया करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको स्टार मार्क करना है। ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार दिवस की बात करते हैं, कब मनाते हैं आप? 10 दिसंबर को मनाते हैं। यूनिसेफ डे की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस की बात करते हैं तो 11 दिसंबर को मनाते हैं। सुशासन दिवस लास्ट इंपॉर्टेंट है, 25 दिसंबर को आप मनाया करते हैं। आगे नेक्स्ट आप देख सकते हो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों बनाते हैं? हमने अभी पढ़ा वीडियो के अंदर, 28 फरवरी को क्या बनाते हैं? साइंस डे बनाते हैं आप। क्यों? क्योंकि इस दिन सर सीवी रमन जो व्यक्ति है, सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा रमन प्रभाव को खोजा गया था। आप क्लास के अंदर पहले पढ़ चुके हैं, रमन इफेक्ट को दिया गया था, रमन प्रभाव को दिया गया था, और किस क्षेत्र के अंदर? भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में इसको दिया गया था, ये भी अपन ने पढ़ लिया है। तो रमन प्रभाव की बात करते हैं, ये प्रभाव कब दिया गया? ये सर 28 फरवरी 1928 को दिया गया था, 1928 को। तो 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 28 फरवरी को रमन प्रभाव प्रकाश में आया था। इस कारण से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद में रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिलता है? तो उनको 1930 के अंदर मिलता है नोबेल पुरस्कार, और प्रथम भारतीय वैज्ञानिक बनते हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक बनते हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था। ये सब चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हर वर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो हर वर्ष हम जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया करते हैं? पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा, कब? 11 जुलाई को अपन वर्ल्ड जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अपन मनाया करते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मुद्रा में 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है, कौन जारी करता है? 1 रुपए के नोट की बात की जा रही है, यानी कि 1 रुपए का
₹1 का नोट की बात की जा रही है। नोट कौन जारी करेगा? ठीक है, तो नोट के अंतर्गत सबसे छोटा ये ₹1 का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर पर, भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर पर, या फिर वित्त मंत्री भारत सरकार के हस्ताक्षर पर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव। ₹1 के नोट के ऊपर किसके साइन होते हैं? वित्त सचिव के साइन होते हैं। इनके हस्ताक्षर के बाद में भारत की सरकार के द्वारा ₹1 का नोट क्या किया जाता है? इशू किया जाता है, जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है कि ऑल कॉइन्स, ऑयल कॉइन्स मतलब सभी सिक्के। हमारे पास में हमारे देश की जो करेंसी होती है, अपने को पता है कि करेंसी दो रूप में होती है, या तो सिक्के होंगे या फिर नोट होते हैं। हम या तो सिक्के यूज करते हैं या फिर नोट यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात की जा रही है सभी सिक्कों की, कि ऑल जो कॉइन्स होते हैं, सभी सिक्के होते हैं, वो इश्यू कौन करता है? इश्यूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत जो वित्त मंत्रालय होता है उसके द्वारा सभी सिक्के जारी किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं। उसके बाद में ₹1 के नोट की बात करते हैं, तो ₹1 का नोट इशूड बाय वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है? इशू करती है। किसको इशू करती है भाई? ये इशू करती है ₹1 के नोट को। किसके अंतर्गत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत इशू करती है। उसके बाद साइन किसके होते हैं? तो ₹1 के नोट के ऊपर वित्त सचिव के साइन होते हैं, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी, आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं। वर्तमान में कौन है? टीवी सोमनाथन। अगर आप कोई जो स्लाइड है अच्छे से विजिबल नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि क्लास के बाद में इसकी जो PDF है वो इस वर्ल्ड अवेयरनेस टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। लेकिन वीडियो को आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि अभी तक आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी समझ के पढ़ी है। कुछ एक जो दिवस की बात करते हैं तो मैंने आपसे ट्रिक से आपको मैंने करवा दी है। तो इसी तरीके से यदि आप चीज़ों को लिंक करके पढ़ते हैं, वीडियो को देखोगे तो उसमें आपका फायदा होने वाला है। खाली आप जाके PDF देख के रटने का प्रयास करोगे तो फिर आप सही से नहीं पढ़ पाओगे, आपके कंसेप्ट क्लियर यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। तो वीडियो को देखना जरूरी है। बाकी PDF आपको वर्ल्ड अवेयरनेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन है। टीवी सोमनाथन यानी कि वित्त सचिव के साइन के बाद में ही ₹1 का नोट को इशू किया जाता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है, यानी कि भारत की सरकार करती है। अगर बात करें ₹2 या फिर उससे ऊपर के जो नोट होते हैं उनको कौन इशू करेगा? RBI करता है। बैंक का काम होता है ये। ₹2 का नोट हो या फिर उससे ऊपर के नोट, यानी कि 10 का नोट, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, ये चीजें कौन इशू करता है? RBI करता है। साइन किसके होते हैं? RBI गवर्नर के होते हैं। वर्तमान में RBI गवर्नर कौन है? 25वें हैं, और 25 में कौन है? शक्तिकांत दास है। RBI के बारे में क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में हम कंप्लीट बात कर लेंगे। शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। मैक्सिमम नोट की बात करते हैं तो मैक्सिमम नोट भारत में ₹10,000 का बन सकता है, एज पर सेक्शन 24 ऑफ RBI एक्ट 1934। इससे पहले भी भारत के अंदर 10,000 का नोट छप चुका है। वर्तमान में तो मैक्सिमम नोट 2,000 का है, उसको भी अभी सरकार वापस ले रही है। ठीक है, तो वर्तमान के अंदर बात करते हैं तो 2000 को सरकार वापस ले रही है। परंतु जो बात करते हैं RBI की, RBI सबसे अधिक, सबसे बड़ा नोट कितने का छाप सकता है? तो ₹10,000 का नोट छाप सकता है। वहीं पर यदि आप सिक्के की बात करते हैं कि मैक्सिमम सिक्का कितने का हो सकता है? एक सिक्का मैक्सिमम ₹1,000 का हो सकता है। और ये बात कहाँ लिखी है? कोइनेज एक्ट 2011 के अंदर लिखी है कि मैक्सिमम जो सिक्का होता है भारत की सरकार जारी कर सकती है ₹1,000 तक का, और RBI के पास अधिकार होता है कि मैक्सिमम नोट ₹10,000 का बना सकते हैं। ऑल कोइंस, सभी सिक्के, और ऑल नोट्स, सभी जो नोट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसका होता है? RBI का होता है। यानी कि ₹2 का नोट और उससे ऊपर के सभी जो नोट होते हैं उसको जारी करता है RBI। लेकिन ₹1 का नोट और सभी सिक्के होते हैं उनको जारी करता है भारत की सरकार करते हैं। लेकिन उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना, मार्केट के अंदर उनको बनाना, मार्केट में उतारना, मनी सप्लाई करना, ये काम किसका होता है? RBI का होता है। तो ऑल कॉइन्स एंड ऑल नोट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय RBI, ये भी आपको याद करना है। उसके अंदर में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विमुद्रीकरण कब लागू हुआ था? विमुद्रीकरण करना यानी कि नोटबंदी करना, तो व्हेन वाज डिमोनेटाइजेशन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, कि भारत के अंदर विमुद्रीकरण कब लागू किया जाता है? नवंबर 8, 2017 में, 8 नवंबर 2016 में, 8 नवंबर 2018 में, 8 नवंबर 2015 के अंदर। तो आप जानते हैं कि मोदी सरकार जब आती है तो मोदी सरकार के द्वारा 8 नवंबर 2016 को क्या किया गया था? नोटबंदी की गई थी। विमुद्रीकरण का अर्थ बनता है क्या है? नोटबंदी बनता है। इसको अपन देसी भाषा में नोटबंदी कहा करते हैं। तो नोटबंदी किसने की? मोदी सरकार ने की। कब करता है वो? 8 नवंबर 2016 को करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा कि डीमोनेटाइजेशन कब होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, विमुद्रीकरण की बात करें, नोटबंदी की बात करते हैं, डीमोनेटाइजेशन की बात करते हैं, तो ये एक आर्थिक गतिविधि होती है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को बंद कर देती है और नई मुद्रा को चालू करती है। यानी कि सरकार जो वर्तमान में प्रचलित मुद्रा है उसको समाप्त करके और नई नोट जारी करते हैं, नई मुद्रा को जारी करते हैं। इसको बोलते हैं विमुद्रीकरण करना, अर्थात नोटबंदी करना। क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो काला धन, ब्लैक मनी बढ़ जाती है, यानी कि जब ब्लैक मनी बढ़ जाती है
लोगों के पास में जब धन बढ़ जाता है, ब्लैक मनी करना स्टार्ट कर देते हैं, लोग धन को जमा करना स्टार्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं काला धन। सरकार से धन को छुपाना क्या होता है? ब्लैक मनी होता है। यदि ऐसा बढ़ जाती है ब्लैक मनी, तो उसके बाद में भी सरकार क्या करती है? डीमोनेटाइजेशन करती है, नोटबंदी कर देती है। ठीक है। उसके बाद में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, तो नकली नोट का बढ़ जाना, अगर मार्केट में नकली नोट छप जाते हैं तो उस कारण से भी नोटबंदी की जाती है। आंतरिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भी नोटबंदी की जाती है। भारत में नोटबंदी की बात करते हैं तो 3 बार हो चुकी है। प्रथम बार कब होती है? प्रथम बार नोटबंदी कब होती है भाई? ये होती है 26 जनवरी 1946 को। उस टाइम पे भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवल थे। कब क्या किया गया था? 500 रुपए के नोट और 1000 रुपए के नोट और 10,000 रुपए के नोट को बंद किया गया था। यानी कि 500, 1000 और 10,000 के नोट यहाँ पर बंद किए गए थे। नोटबंदी की गई थी किसके द्वारा? वायसराय लॉर्ड वेवल थे। कब किया गया? 1946 के अंदर ये काम किया गया था। दूसरी बार नोटबंदी की बात करते हैं कि भारत में दूसरी बार नोटबंदी कब होती है भाई? तो भारत के अंदर दूसरी बार नोटबंदी होती है कब? 16 जनवरी को। और 16 जनवरी कौन सी? 16 जनवरी 1978 को। तो कई बार ना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि भारत में दूसरी बार नोटबंदी हुई, उस टाइम पे सरकार कौन सी थी या फिर किसकी सरकार थी, वो आपको पूछा जाता है। दूसरी बार नोटबंदी 16 जनवरी 1978 को होती है। जनता पार्टी की सरकार के द्वारा की जाती है। उस टाइम पर पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। आपसे क्वेश्चन है कि बताइए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान होता है निशान ए पाकिस्तान। तो भारत का वो कौन सा व्यक्ति है जिसको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान मिल चुका है? ये आपको कमेंट के अंदर जवाब करना है। दूसरी बार नोटबंदी हुई तो उसके अंदर 1000 के, 5000 के और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। उस टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे? एच.एम. पटेल थे, जिनके नाम है कि सबसे छोटा बजट पेश करने का रिकॉर्ड जिनका नाम है। वित्त सचिव कौन थे? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। हमारे फॉर्मर क्या रह चुके हैं? आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, 2004 से 2014 तक। तीसरी बार नोटबंदी की बात करते हैं तो 8 नवंबर 2016 को, यही हमारा क्वेश्चन था, ये हमारे पढ़ लिया। मोदी सरकार के द्वारा किया गया था। उस टाइम पीएम थे नरेंद्र मोदी। बीजेपी सरकार। कौन कौन से नोट बंद किए? आप जानते हो कि 500 के और 1000 के नोट बंद किए गए थे। इसके स्थान पर बात करते हैं तो नए 500 के नोट जारी किए गए और 2000 का नया नोट जारी किया गया था। ये हम सब जानते हैं। अब करंट अफेयर का इशू क्या है? एग्जाम के अंदर आपसे पूछ सकता है। करंट इशू ये है कि आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला किया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, या फिर आप कह सकते हैं कि भारत की सरकार के द्वारा 2000 का जो नोट जारी किया गया था पहले, जब 2016 में नोटबंदी होती है, 500 के, 1000 के नोट बंद किए जाते हैं, तो उस टाइम पर एक नया नोट 2000 का जारी किया गया था। अब उसी नोट को सरकार वापस ले रही है, आरबीआई वापस ले रहा है। ठीक है, तो इसका फैसला किया गया है। हालांकि 30 सितंबर 2023 की डेडलाइन है। यहां तक 2000 के नोट को हम चेंज करवा सकते हैं, ये प्रचलन में रहेगा। इसको आप बैंक में जाके चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर में आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछेगा कि बताइए, आरबीआई ने हाल ही में किस नोट को यानी कि सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला किया है? 2000 के नोट को। आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोट को वापस लिया गया है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 1999 के अंदर शुरू की गई ये क्लीन नोट पॉलिसी, इसका उद्देश्य क्या होता है कि अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट व सिक्कों उपलब्ध करवाना, जबकि गंदे नोटों को चलन से बाहर कर दिया जाता है। ये उद्देश्य होता है किसका? क्लीन नोट पॉलिसी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? आपको पूछा है। दूसरी, सातवीं, चौथी और तीसरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अब पढ़ते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर बात करें 5 ईयर प्लान्स की, पंचवर्षीय योजनाओं की, तो सबसे पहले सर्वप्रथम रूस के अंदर, जिसका प्राचीन नाम था सोवियत संघ, यूएसएसआर के नाम से जानते हैं आप, तो इसके अंदर 1928 से 32 के अंदर स्टार्ट की गई थी पंचवर्षीय योजना। और किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन भी हाल ही में पूछा गया। जोसेफ स्टालिन उस टाइम पर सोवियत संघ को संभाल रहे थे, शासन कर रहे थे देश के अंदर, सोवियत संघ में। ठीक है, तो जोसेफ स्टालिन के द्वारा 1928 से 32 के बीच में रूस के अंदर, सोवियत संघ के अंदर सबसे पहले पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी। भारत की बात करते हैं कि भारत ने ये कंसेप्ट कहाँ से अपनाया? तो रशिया से अपनाया, क्योंकि रशिया के अंदर सबसे पहले 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट लाया गया था। तो भारत ने भी पंचवर्षीय योजना कहाँ से अपनाई? रशिया से अपनाई है। भारत में टोटल 5 ईयर प्लान कितने बनते हैं? 12 बनते हैं, ये भी याद करना आपको। उसके बाद में 12 में से अगर मैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करूं, टाइम पीरियड 1951। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट होती है? ये 1951 से स्टार्ट होती है, 51 से 56 तक चलती है। मॉडल कौन सा है? हेरोल्ड डोमर मॉडल। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? हेरोल्ड डोमर मॉडल था। फोकस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम खेती पे बात, क्योंकि भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है, तो सबसे पहली जो योजना बनती है
बनाता कौन है? सरकार बनाती है। तो सबसे पहली जो योजना बनती है उसमें फोकस किया गया था खेती के ऊपर, कृषि के ऊपर, कृषि उत्पादन पे और सिंचाई सुविधा। खेती के अंदर खेत में अच्छा उत्पादन कर रहा है तो सिंचाई का ध्यान करना पड़ेगा अपने को। बिजली और परिवहन, ये भी इसके ऊपर फोकस किया गया था। इसको आप एग्रीकल्चर प्लान के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर बेसिकली बात करते हैं तो 3 डैम्स बनाए गए थे। ये 3 डैम भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगर 3 डैम प्रोजेक्ट की बात करता हूं मैं तो कौन कौन से बनाए गए थे, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से थे। 3 डैम्स के अंदर बात करते हैं तो इरिगेशन फैसिलिटी से संबंधित थे। एक था दामोदर डैम, ठीक है, इसको आपको करेक्ट करना है, दामोदर डैम आएगा। दामोदर डैम कहाँ पर है? दामोदर रिवर के ऊपर है, दामोदर नदी में है। कहाँ पर पड़ती है? ये झारखंड के अंदर है। तो दामोदर डैम कहाँ पर बना हुआ है? झारखंड के अंदर बना हुआ है। किस पे? दामोदर नदी के ऊपर बना हुआ है। भाखड़ा नांगल डैम की बात करते हैं, सतलुज नदी के ऊपर है। ये कहाँ पर है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर आता है, भाखड़ा नांगल बांध आता है। हम सभी लोग जो पानी पीते हैं वो कहाँ से पीते हैं? तो हरियाणा वासी जो भाखड़ा नांगल डैम है वहीं से सारे के सारे पानी पीते हैं, ठीक है। हीराकुंड डैम की बात करते हैं तो इसको महानदी के ऊपर बनाया गया है। कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर इसको बनाया गया है। उच्च शिक्षा वैधानिक निकाय की बात करते हैं तो प्रथम योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो ये भी आपको याद करना है। ऐसे प्रथम पंचवर्षीय योजना का टारगेट था 2.1%, अचीव किया गया 3.6%, यानी कि फालतू अचीव किया गया। टारगेट हमने रखा 2.1% का, ठीक है, लेकिन हमने प्राप्त कर लिया 3.6%। तो किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक जो वृद्धि दर है वो अपने लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी? तो आपको बताना क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसमें लक्ष्य टारगेट रखा गया था क्या? 2.1% का, लेकिन हमने हासिल कितनी कर ली? वास्तविक वृद्धि दर कितनी रही? 3.6% यहाँ पर रही थी। तो वास्तविक क्या थी? ज्यादा थी टारगेट से। स्टार्ट बाय बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी। टोटल भारतीय जो टेक्नोलॉजी संस्थान है वो 5 यहाँ पर स्टार्ट किए गए थे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगर बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना की, अभी बात ये बोलना भी कि जी सर इतना फास्टली क्यों करवा रहे हो, क्योंकि एग्जाम के अंदर टाइम बहुत कम है, चीज़ें हमें अभी बहुत ज़्यादा पढ़नी है। क्लास एक तो टाइम आपका सिर्फ 1 घंटा ही मैं दे पाता हूँ, तो चीज़ें बहुत सारी पढ़नी है, टाइम कम है, इस कारण से मैं चीज़ों को थोड़ा फास्टली करवा रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल पास है। और अभी तक यदि आपका बेस क्लियर ना है तो फिर आपके लिए दिक्कत होने वाली है। आपका बेस क्लियर है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तभी आपको मिले क्लास लेके आया हूँ, ठीक है, ताकि भरा हो जाए। मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर कई बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर चंडीगढ़ पुलिस की प्रैक्टिस के लिए कोई क्लास नहीं है यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, टीच करता हूँ, तो बच्चे वहाँ पर मेरे से शेयर करते हैं बातें कि सर एग्जाम काफ़ी पास है तो क्या करना चाहिए। तो उनके लिए कि बच्चों का फ़ायदा हो जाए, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने सब्जेक्ट पढ़ा है, कोचिंग की है, तो बाद में लास्ट में जाके दिक्कत क्या आती है? दिक्कत उनको ये फेस करनी पड़ती है कि सर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। लास्ट टाइम पर आके हमने पूरा टाइम मेहनत की, अच्छी तैयारी की है, लेकिन लास्ट टाइम पर आके प्रैक्टिस से हम चूक जाते हैं, तो फिर एग्जाम के अंदर दिक्कत आती है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको मैं ये क्लास यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये चलती है 1956 से 61 के बीच में। मॉडल क्या था? पीसी महालनोबिस। इस वीडियो के बीच में हमने बात की थी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है तो उसका मॉडल क्या होता है? पीसी महालनोबिस होता है। महान भारतीय सांख्यिकी विद थे ये। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं। फोकस किस पे था? फोकस था ऑन हैवी इंडस्ट्रीज पे, इसको इंडस्ट्रियल प्लान भी कहा जाता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या था? फोकस खेती पे यानी कि कृषि पे, सिंचाई पे। सिंचाई करने तो बिजली चाहिए, बिजली के ऊपर, बिजली है तो क्या चाहिए? परिवहन चाहिए। तो कृषि, सिंचाई, बिजली और परिवहन के ऊपर फोकस था पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर। लेकिन बात करते हैं सर दूसरी के अंदर किस पे फोकस है? सेकंड में फोकस किया गया हैवी इंडस्ट्रीज पे, भारी उद्योगों पे फोकस किया गया। अब कौन कौन से उद्योग उसकी बात करते हैं। उद्योग की बात करें तो 3 स्टील प्रोडक्ट यहाँ पे स्टार्ट किए गए थे। चौथा भी है बोकारो झारखंड के अंदर। पहला है भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है ये। तो ये भिलाई जो आपका स्टील प्लांट है, इसको स्थापित करने के लिए हेल्प किसने की? यूएसएसआर, रशिया ने हेल्प की थी। दुर्गापुर की बात करते हैं तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। दुर्गा माता की पूजा भी पश्चिम बंगाल के अंदर की जाती है, इसकी हेल्प किसने की? ब्रिटेन ने की थी। अब सिंपल सी बात है, पश्चिम बंगाल, बंगाल के ऊपर अधिकार किसका था? ब्रिटेन का था। तो बंगाल के अंदर कुछ भी नया बनेगा तो हेल्प कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। राउरकेला की बात करते हैं, उड़ीसा के अंदर पड़ता है, हेल्प किसने की? जर्मनी ने की थी, ईस्ट वेस्ट जर्मनी ने। बोकारो की बात करते हैं, झारखंड में पड़ता है स्टील प्लांट, हेल्प किसने की? ब्रिटेन ने की थी, ठीक है। तो दुर्गापुर और बोकारो, दुर्गापुर और बोकारो, यहाँ पर हेल्प कौन करता है? यहाँ पर हेल्प करता है ब्रिटेन। बाकी राउरकेला के लिए जर्मनी है और भिलाई के लिए यूएसएसआर है, ठीक है। यहाँ पे टारगेट रखा गया 4.5% इसका, अचीव कितना हुआ? 4.2% अचीव कर पाया था, यानी कि टारगेट से थोड़ा कम। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की बात करते हैं
तो 5 वर्षों में यहाँ पर 25% थी। राष्ट्रीय आय बढ़ी, नेशनल इनकम बढ़ती है, भारत के लोगों की यहाँ पर इनकम बढ़ जाती है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प यहाँ पर चुना गया था। ठीक है, कि हम फोकस करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। और मिश्रित टाइप अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? जिसके अंदर निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ में सरकारी सेक्टर भी काम करता है। तो प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर जब दोनों साथ साथ काम करते हैं उसको आप मिश्रित टाइप अर्थव्यवस्था कहा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चलती है। मॉडल सुखवियर चक्रवर्ती मॉडल है। पहले का मॉडल था हेरोड डोमर मॉडल, दूसरी का मॉडल था पीसी महालनोबिस, तीसरी का मॉडल है सुखवियर चक्रवर्ती मॉडल। फोकस किस पे किया गया? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे। पहली में फोकस किया गया एग्रीकल्चर पे, खेती पे, कृषि पे। दूसरी में फोकस किया गया इंडस्ट्रीज पे, हैवी इंडस्ट्रीज पे। तीसरी में फोकस किया कृषि प्लस में हैवी इंडस्ट्रीज पे। ठीक है, तो इसको आप गॉडगिल योजना बोलते हैं। लोवेस्ट ग्रोथ रेट रही इसके अंदर मात्र 2.6%, टारगेट था 5.6% इसका। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये अपना टारगेट अचीव क्यों नहीं कर पाई है? क्योंकि 1962 के अंदर भारत और चाइना का युद्ध छिड़ता है। फर्स्ट टाइम भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर पूछता है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? तो 1962 में लगता है, भारत और चाइना के युद्ध के अंदर लगता है। ठीक है, उसके बाद में 1965 की बात करते हैं तो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है। उसके बीच में 1964 की बात करते हैं तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ यहाँ पे हो जाती है। 1966 की बात करते हैं तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ यहाँ पे हो जाती है। 66 से 67 के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन चलता है। लाने का श्रेय किसको जाता है? विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को, नाम काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। और भारत की बात करें तो एम स्वामीनाथन को श्रेय जाता है। किसका? हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है। प्लान हॉलीडेज के बाद में आता है योजना अवकाश बनते हैं 66 से 69 के बीच में, 3 साल के बनते हैं। 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69 बनते हैं। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था योजना वांछित लक्ष्य के प्रति एक सतत आंदोलन होती है। ये भी तीसरी पंचवर्षीय योजना की जब स्टार्टिंग होती है तब किसने कहा था? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कथन बोले गए थे। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, टाइम पीरियड 69 से 74 का था। मॉडल अशोक रुद्रा मेनन मॉडल है। इसमें 4 नाम है, अशोक है, रुद्रा है, मेनन है और मॉडल है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्रा मेनन मॉडल पे बेस्ड थी। फोकस किस पे किया गया? प्रगतिशील आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस पे किया गया कि हम क्या बनेंगे? आत्मनिर्भर बनेंगे, हम किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। 19 जुलाई 1969 को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछ सकता है आपसे, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस दिन किया गया था। यानी कि 14 बैंक प्राइवेट बैंक से सरकारी बैंक यहाँ पर बन जाते हैं। 1971 की लड़ाई के बारे में सभी जानते हो, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है। इन इंडिया सेकेंड टाइम इमरजेंसी लगती है और 71 के वार के अंदर एक नया देश बनता है जिसका आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश बनता है। और बांग्लादेश कब बनता है? 1971 में बनता है, 1971 के अंदर बनता है। 1973 में फेरा एक्ट आया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। ये भी आपको याद करना है। दोनों के दोनों पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट बनते हैं। लास्ट पढ़ते हैं आज की पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड 74 से 78 रहा था। एकमात्र पंचवर्षीय योजना है जो क्या नहीं कर पाई, अपने पूरे 5 साल नहीं कर पाई थी। 1 वर्ष पहले ही समाप्त यहाँ पर हो जाती है क्योंकि सरकार चेंज हो जाती है। मॉडल डीपी दर है। फोकस किस पे? गरीबी पे। आप सुनते भी हो गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम चलाई गई। 25 जून 1975 को भारत में तीसरी बार और लास्ट बार नेशनल इमरजेंसी लगती है। किस बेस पे लगती है? आंतरिक अशांति के बेस पे लगती है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पे लगती है। 1977 में चुनाव होते हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जनता पार्टी सरकार बनती है। पीएम कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई बनते हैं। 78 से 80 की बात करते हैं, 2 साल का रोलिंग प्लान आता है। भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी यहाँ पर चलता है और उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए और आर्थिक स्थिति में स्थिरता करने के लिए यहाँ पर फोकस ज्यादा किया गया था। आगे देखिए, संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? आपसे पूछा है। चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम है तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब जब पुलिस के एग्जाम होते हैं उनके अंदर क्वेश्चन यहाँ से पक्के पूछे जाते हैं, मौलिक अधिकारों से, फंडामेंटल राइट से। तो वहीं से आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि उसके मौलिक अधिकार छीने जाते हैं, हनन होने पर मामला सीधे उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो ये धारा कौन सी होती है? धारा 32 है, 28 है, 31 है या फिर 29 है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। धारा 32 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत 5 रिट जारी की जाती है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, प्रतिषेध है और उत्प्रेषण है। 5 तरह की रिट यहाँ पर जारी की जाती है। ठीक है, आर्टिकल 32। और वहीं पे यदि दे रखा होता कि हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की जगह हाई कोर्ट होता तो हाई कोर्ट के पास पावर होती है आर्टिकल नंबर 226 के तहत। ये पे आपको पढ़ना है। आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो इसके अंदर एक व्यक्ति है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
इनके द्वारा क्या बोला गया, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बोला गया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछता है। तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने बोला है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो पहले वोट डालने की उम्र थी 21 साल, अब वर्तमान में 18 साल है। तो किसके द्वारा की गई? राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, कार्यपालक आदेश के द्वारा, संसदीय विधान के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक संशोधन के द्वारा। और कौन सा संशोधन होता है? 61वां संशोधन होता है, और ये कब हुआ था? 1989 के अंदर हुआ था। यानी कि 1989 से पहले की बात करते हैं तो वोट डालने की उम्र थी 21 साल, 1989 में संशोधन के बाद में वोट डालने की उम्र अब क्या है? 18 साल है। ठीक है, ये आपको याद करना है। आगे बढ़ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ में। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसको सीएजी कैग कहा जाता है। सीएजी कैग प्राथमिक रूप से संसद नियुक्त में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो सीएजी कैग का संबंध इनमें से किस समिति से है? तो वैसे बात करते हैं तो इनका संबंध लोक लेखा समिति से ही होता है, लेकिन सार्वजनिक उपक्रम समिति से भी संबंध होता है सीएजी कैग का। परंतु सटीक उत्तर बैठता है क्या? लोक लेखा समिति, जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी कहा जाता है। ठीक है, तो वित्तीय संसदीय समितियों की बात करते हैं, 3 बनती है ये। 3 में सबसे पहली कौन सी है? लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, संसदीय समितियां होती है। सबसे पुरानी समिति है ये, सबसे पुरानी संसदीय समिति। इसका गठन होता है 1921 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के माध्यम से होता है। इसमें कुल मेंबर होते हैं 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। अध्यक्ष कौन बनता है? विपक्ष का नेता बनता है, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी है, विपक्ष का नेता है। ठीक है, अभी मई के महीने के अंदर ही इनको दोबारा से 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है, यानी कि 1 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, काम क्या होता है? सीएजी कैग की रिपोर्ट की जांच करना होता है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन हमारा ये था कि सीएजी कैग मुख्य रूप से क्या होता है कि किस समिति से जुड़ा होता है? तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि काम क्या करती है? सीएजी कैग की रिपोर्ट की जांच करने से काम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट नंबर बी है, पॉइंट नंबर जो बी है उसके अंदर क्या लिखा है उसको एक बार देख लेते हैं। पॉइंट नंबर बी को आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पर लिखा है प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी है, यह सबसे बड़ी समिति है क्योंकि इसके अंदर 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। गठन 1950 में होता है, जॉन मथाई समिति के सिफारिश पर होता है। अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में गिरीश बापट है। काम क्या है? सरकार के खर्चों की जांच करना है। लास्ट समिति हमारी लोक उपक्रम समिति, सरकारी कंपनियां होती है उससे संबंधित होती है लोक उपक्रम समिति। गठन 1964 में किसके माध्यम से? कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर होता है। कुल मेंबर कितने होते हैं? 22 होते हैं, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 होते हैं। ठीक है, तो एक हमने पढ़ा पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं पीओसी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के बारे में। दोनों के अंदर कुल मिला के 22 मेंबर होते हैं, और 22 में से अगर बात करें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। आपको पढ़ना याद करना है। अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में संतोष कुमार गंगवार है। काम क्या होता है? सरकारी कंपनियों से संबंधित सीएजी कैग की रिपोर्ट की जांच करना इसका काम होता है। ठीक है, तो हालांकि स्पीड अपनी थोड़ी सी फास्ट रखी है, जानबूझ के रखी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। हम लगभग कंप्लीट जीके को कवर कर लेंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस आपकी करवा दी जाएगी। एमसीक्यू भले ही मैं थोड़े लेके आता हूँ, लेकिन साथ साथ में बच्चों के जो टॉपिक रह जाते हैं कि टॉपिक सर हम कहाँ से पढ़ेंगे, कौन सी किताब से हम टॉपिक पढ़ेंगे, तो आपके लिए मैं खुद मेहनत करता हूँ। ये चीज़ों को लिख के लेके आता हूँ मैं आपके लिए। बहुत सारे सोर्सेज मैं कलेक्ट करता हूँ कि आपका जो सिलेबस दे रखा है वो सिलेबस को मैं कवर करवा सकूँ एग्जाम तक, साथ साथ में उसकी हम प्रैक्टिस कर सकें, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। और अगर यकीन मानिए कि आप मेरे साथ में जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आप कंटिन्यूसली मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तो दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। सारी बातें आपकी काम की है, आलतू फालतू हम यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो पर यदि आप पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को लाइक कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।